हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल। हमारा चैप्टर है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, जिसमें हम देख रहे हैं 2D। और 2D में हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर किसकी, पार्ट नंबर सेकंड के बारे में। पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट और 14 नंबर क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से 15 नंबर से। क्या कह रहा है 15वां, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का जो डायग्राम है उसी से हमें देखना है, तो डायग्राम को थोड़ा सेंटर पर ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग दिए गए हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमें बताना। तो आप देख सकते हो 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग है, तो ये छोटा वाला स्क्वायर है, इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी और ये डी। ठीक है, ये है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला स्क्वायर। फिर बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। ये हो गया आपके ई, एफ और जी। ठीक है, यहां पर भी एक बिंदु है तो इसको नाम दे देते हैं हम एच। तो जो बड़ा वाला आपका स्क्वायर है, वो स्क्वायर जो वर्ग है वो कौन सा हुआ है, ई एफ जी सी हुआ है। इसकी कितनी भुजा 20 सेंटीमीटर, तो ये लीजिए 20 सेंटीमीटर। ये पूरी की पूरी कितनी है आपके पास, 20। ठीक है, चलिए। तो अगर यहां से हम बात करें दो ट्राइंगल्स के बारे में, तो मैं यहां से देख सकता हूं ट्राइंगल की बात करूं मैं, ट्राइंगल डी एच सी इज सिमिलर, समरूप है वो किसके, ट्राइंगल डी एफ जी के। तो जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, जो समरूप त्रिभुज होते हैं, उन समरूप त्रिभुजों के लिए, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए क्या रहता है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, मतलब जो उनकी संगत भुजाएं होती है, उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशियो है, वो रेशियो क्या रहता है आपके, हमेशा सेम रहता है। तो अगर मैं संगत भुजाओं मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में बात करूं, तो ट्राइंगल डीएचसी की बात कर रहे हैं, छोटे वाले ट्राइंगल की। तो डीएचसी में अगर मैं बात करूं तो डीसी जो है इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, बड़े वाले ट्राइंगल डीएफजी के लिए, तो वो होगी डीसी के करस्पॉन्डिंग डीजी। ठीक है, और इधर बात करें हम ट्राइंगल फिर से डीएचसी छोटे वाले में, तो इसके एचसी, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके संगत कौन सी होगी, बड़ी वाली भुजा, जो कि कौन सी होगी, एफ जी। तो जो जो वैल्यूज आपको पता है वो वैल्यू हम रख लेते हैं। तो डी सी की वैल्यू हमें दिख रही है डायग्राम में, कितनी है, 8। डी जी की बात करूं तो डी जी भी हमें दिख रहा है, कितना हो जाएगा, 8 और 20 कितना, 28। तो ये हो गया 28। ठीक है, एच सी के बारे में बात करें तो एच सी हमें दिखाई दे रहा है, एच सी, एच सी मतलब ये यहां से यहां तक। तो क्या एच सी की वैल्यू है क्या हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं। ये जो 8 है ये तो बी से सी तक की वैल्यू है, तो एच सी की वैल्यू नहीं है, तो वो हम निकाल लेंगे, अभी देखते हैं। एफ जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 है। तो बस जो जो निकल सकता है यहाँ से निकाल लेते हैं। तो कैंसिल होने के लिए हम देखें तो क्या कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल होने के लिए आपके ये कैंसिल हो गया किससे, 4 से 2 बार, ये कैंसिल हो गया 4 से कितनी बार, ये चला गया आपके 4 से 7 बार। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो ये हो गया 40 अपॉन 7। तो ये साइड आ गई एच सी आपके, जो कि साइड क्या है, ट्राइंगल जो आपका छोटा वाला है डी एच सी, उसके लिए साइड आ चुकी। तो हमें निकालना क्या है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसी का एरिया निकालना। तो ब्लैक वाला पोर्शन आप देख सकते हो, एक ट्राइंगल है आपके सामने, ये रहा। तो कुल मिलाकर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया अगर आपको तीनों साइड पता है तो हीरो वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, और अगर ट्राइंगल का बेस वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू मतलब आधार और लंब के बारे में जानकारी है, तो हम निकाल लेते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और जैसा कि आप देख सकते हो ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इसमें ये कौन 90 डिग्री का बन रहा है, क्यों, क्योंकि एबीसीडी आपका स्क्वायर था, तो स्क्वायर का ईच एंड एवरी इंटरनल एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है।
तो इसका लिए 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसका लिए ट्राइंगल भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कर लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट कर लेंगे। तो 1/2 बेस वैल्यू कितनी है, 8 है, जो कि क्या है, डी से सी है। और हाइट के बारे में बात करूं तो एच सी है, जो कि कितनी है, 40/7। ठीक है, 2 से कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कितनी बार, 20 टाइम्स। तो 20 का 8 से मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया, 160/7, ये हमारा आंसर होगा। और 160/7 हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये चीज क्या, अगर किसी के दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज, ये सिमिलर ट्राइंगल, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी कहा था, कुछ चीजें जो है ट्राइंगल से रिलेटेड, आपके सर्कल से रिलेटेड, ये सारी थ्योरम्स जो है, हम ज्योमेट्री जो है, मतलब ज्यामिति जब पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे, तो वहां पर हम सिमिलर ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्हीं में से हमने एक थ्योरम यहाँ पर काम में लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी ऐसा होता है, सिर्फ इतना देख लीजिए क्या होता है, ये डिटेल में हम जब ज्योमेट्री ज्यामिति पढ़ेंगे तब देखें। ठीक है, क्योंकि हमें उसमें यही पढ़ना है, सर्कल, वृत्त की जितनी भी थ्योरम्स है, ट्राइंगल, त्रिभुज की जितनी भी थ्योरम्स है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज की जितनी भी थ्योरम्स है, वो सारी ही हमें वहां पर बात करनी है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। देखिएगा, अच्छा सवाल है ये भी। क्या कह रहा है 16वां क्वेश्चन, देखो। डायग्राम बनाकर दे रखा आपको। आपको कह रहा है कि दी गई आकृति में एबीसीडी एक वर्ग है, दिखाई दे रहा है आपको एबीसीडी, जो सबसे बड़ा है ये रहा। ये एक वर्ग है, मतलब एक स्क्वायर है। तो चारों भुजाएं बराबर और हर एक अंतः कोण कितना, 90 डिग्री का। फिर कह रहा है एबीसीडी की भुजाओं के केंद्र बिंदुओं को जोड़कर, केंद्र बिंदु नहीं, ये मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदुओं को जोड़कर, ठीक है, जहां जहां भी केंद्र लिखा हुआ है, जैसे आगे भी कहीं केंद्र आया होगा, ये रहा, तो ये केंद्र नहीं होगा, ये मध्य बिंदु होगा, क्योंकि इंग्लिश में हम देखें तो मिड पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एबीसीडी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक वर्ग बनाया गया ई एफ जी एच। तो ये जो है ई, ये जो है आपके एफ, ये जो है जी, और ये जो है एच, ये ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो इनको मिलाकर एक नया स्क्वायर बनाया हमने। ये लीजिए, बिल्कुल बना दिया नया स्क्वायर। फिर इस स्क्वायर के भी मध्य बिंदुओं को जोड़कर नया स्क्वायर बनाया, जो कि आप देख सकते हैं एल एम एन ओ, ये नजर आ रहा है। फिर इसके अंदर आपके बना हुआ है एक वृत्त, सर्कल जिसे हम कह रहे हैं, बिल्कुल बना हुआ है। तो आपको कह रहा है यदि उस वृत्त का क्षेत्रफल जो अंदर बना हुआ है, उस वृत्त का क्षेत्रफल है 38.5। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, सॉरी वृत्त का, सर्कल का, पाई आर स्क्वायर 22/7। आर हमें पता नहीं है, लेकिन ये एरिया हमें पता है कितना है, 38.5। क्वेश्चन में दे रखा आपके सामने ये रहा। तो आपको पूछ रहा है कि ये जो बड़ा वाला एबीसीडी आपका स्क्वायर है सबसे बड़ा, उसका क्षेत्रफल एरिया क्या होगा। चलिए, अगर एबीसीडी की भुजा पता चल जाएगी तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो भुजा निकालने की कोशिश करते हैं पहले। देखिएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 38.5 मल्टीप्लाई 7/22। पॉइंट हटेगा तो डेफिनेटली नीचे क्या बन जाएगा, 0। कैंसिल कर सकते हैं, उससे कर लेते हैं। 11 से जा रहा है ये कितना, 2 टाइम्स। 11 से ये चला गया पहले 3 टाइम्स, फिर ये चला गया 5। ठीक है, फिर 5 से चला गया ये कितना, 2, और 5 से ये चला गया कितना, 7। तो क्या हो गया हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 49/2 इंटू 2 4। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट होगा। तो रूट ऑफ 49/4 मतलब कितना आ गया, 7/2। ये आ गई हमारे पास रेडियस। किसकी रेडियस, जो अंदर आपका सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आई है, 7/2। तो ये 7/2 है रेडियस, ये भी 7/2 है रेडियस। तो मैं देख सकता हूं कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये पूरा डायामीटर हो गया, जो कि इस एल एम एन ओ वाला जो स्क्वायर है सबसे छोटा, उसकी साइड के बराबर है। तो इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि एल एम जो है वो बराबर है इसके डायामीटर के
मतलब 7/2 इंटू 2 मतलब किसके बराबर है वो 7। चलिए यहां तक ठीक है मामला। तो अब lm की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 7 आई। ये वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 7। ठीक है चलिए अब आप देख सकते हैं कि ई एच एफ जी ये भी क्या है स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर है तो डेफिनेटली इसका हर एक अंतः कोण इंटरनल एंगल कितने डिग्री का होगा। हर एक अंतः कोण इसका होगा 90 डिग्री। ठीक है तो इसका मतलब एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है। आप कोई सा भी ले लो एच ले लो एफ ले लो जी ले लो। तो यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो ये क्या है इसकी साइड है और ये इस साइड का क्या है मिड पॉइंट है। क्वेश्चन ने खुद ने बोला ये सारे मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा तभी तो मिड पॉइंट हुआ। और वैसे भी ई एच एफ जी ये पूरा का पूरा स्क्वायर है तो चारों भुजाएं तो वैसे ही बराबर है। तो अगर यहां से यहां तक मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल इसके लिए कि हमने इसके लिए ले लिया ये क्या है हमारे पास x है। तो ई से m भी क्या हो गया x। ठीक है और ये x है तो फिर L से H तक भी कितना हो गया x। तो x और x मिलाकर ही तो ये पूरी इसकी साइड बनेगी। ठीक है और M से G भी कितना हो गया x। तो अगर मैं यहाँ पर इस छोटे से ट्राइंगल के बारे में बात करूं जो कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर साफ साफ जो कि देखिएगा ये रहा आपके सामने E L M इसके बारे में अगर मैं बात कर लूं तो ये ट्राइंगल बन गया आपके कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा एल एम जो है वो हमें पता है और एल एम जो हमें पता है वो कितनी है 7। तो अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा लूं किसमें ई एल और एम में तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कर्ण स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर जो कि 90 के सामने होता है और 90 के सामने क्या है यहाँ पर एल एम है। ये रहा 90 ये रहा एल एम जिसकी वैल्यू क्या है 7। तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय से मैं देखूं तो 7 का स्क्वायर। ठीक है या फिर यहाँ पर छोटा सा आप बनाना चाहो और अच्छे से समझने के लिए तो ये डायग्राम भी बना सकते हो आप। ये लीजिए ये बना लेते हैं हम ट्राइंगल। ये ले लिया हमने ई। ठीक है फिर क्या है एल और एम तो ले लेते हैं एल और एम। ये ले लिया एम और ये ले लिया एल। ई के सामने जो है आपका एल एम वो कितना है 7 है हमने अभी अभी निकाला है और ये एक्स है और ये एक्स है। तो इस एक्स की वैल्यू निकल सकती है पाइथागोरस प्रमेय से बिल्कुल। क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ठीक है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। तो x इज इक्वल्स टू 7 अपॉन रूट ये आया। तो क्या 7 अपॉन रूट 2 हमारे पास ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ई सॉरी स्क्वायर दिख रहा है ई एच एफ जी उसकी साइड आई है क्या नहीं। ये तो केवल इसकी वैल्यू आई है जो कि कितनी है 7/√2। तो ये 7/√2 है तो ये भी 7/√2 है तो पूरा कितना हो गया 7/√2 का 2 टाइम्स। तो 7/√2 का 2 टाइम्स कर लेते हैं। तो इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिखूंगा तो √2 से एक √2 कटेगा तो ऊपर √2 बचेगा। तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास इसको सॉल्व करने पर 7√2 क्योंकि इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। फिर एक √2 से एक √2 गया तो बच गया क्या 7√2। ये 7√2 क्या आया है ये 7√2 हमारे पास इस ई एच एफ जी वाला जो आपका स्क्वायर है उसकी साइड आ चुकी है। तो अब फिर से मैं बड़े वाले स्क्वायर के लिए बात करूं जो हमारा ये बड़ा वाला स्क्वायर है इसके लिए अगर फिर से हम बात करें तो देखिए ए बी सी और डी के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए ये कितना है 90 डिग्री। तो इसके सामने कौन सी भुजा है ये तो फिर से एक ट्राइंगल बन रहा है आपके सामने वो भी राइट एंगल ट्राइंगल ए ई और एच वाला कोई सा भी ले सकते हो ई एफ जी ले सकते हो ई बी जी ले सकते हो जी सी एफ ले सकते हो एफ डी एच भी ले सकते हो। मैंने ले लिया ये तो बनाते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपके कितना है ए। फिर इधर भी ले लीजिए ये ले लिया ई आपने और ये ले लिया एच। तो ई एच की वैल्यू हमने अभी निकाली एक्स प्लस एक्स मतलब 2x जो कि कितनी आई है 7√2। अब ए से ई मान लेते हैं हम क्या है बी है तो ये भी कितना हो गया बी। तो ये बी है तो ये मिड पॉइंट है पूरे का तो ये भी बी होगा।
ठीक है, और ये भी कितना होगा b। तो b अगर वैल्यू निकल जाएगी उसका डबल कर लेंगे तो जो सबसे बड़ा आपका स्क्वायर है ABCD उसकी साइड निकल जाएगी और साइड का स्क्वायर कर लेंगे, b निकल जाएगा उसका डबल करेंगे तो आपका स्क्वायर की साइड मतलब वर्ग की भुजा निकलेगी और जब वर्ग की भुजा निकलेगी तो उसका वर्ग करने पर आपको उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो b निकाल सकते हैं यहां से हम आराम से। ये हो गया b, ये भी b। पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बराबर 7√2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना 49 और √2 का कितना हो जाएगा 2। तो 2 इंटू कितना 49। बी निकालना है हमें तो निकाल लेते हैं। बी निकालना है तो आप देख सकते हो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 49 ये आ गया बी कितना 7। तो बी 7 आ गया इसका मतलब ये 7 है तो ये भी 7 है। तो 7 और 7 इस बड़े वाले एबीसीडी की भुजा आ गई 7 और 7 कितनी 14। तो हमें तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भुजा 14 आ चुकी है तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना होगा 196। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 17 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। सेवनटीन आपको कह रहा है कि पी क्यू आर एस 16 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ठीक है, दिए गए वर्ग से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े सम अष्टभुज की भुजा का मान सेंटीमीटर में क्या होगा बताना। चलिए, एक वर्ग है हमारे पास, ये लीजिए, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। पी क्यू आर एस 16 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, ये पूरी है साइड 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आपको कह रहा है दिए गए वर्ग से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े सम अष्टभुज। सब अष्टभुज आपको बोल रहा है मतलब रेगुलर ऑक्टागोन बोल रहा है जिसकी 8 साइड्स होती है, 8 भुजाएं होती है। और रेगुलर ऑक्टागोन है इसका मतलब क्या है, उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, तो अगर सभी भुजाएं बराबर है, चलिए अगर सभी भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब वो समअष्टभुज हो गया। ठीक है, तो हम इस तरह से बना सकते हैं, देखिएगा ये पहली भुजा, इसी में से काटना है आपको। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। ये बन गया आपका जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी, ये छठी हो गई, ये सातवीं हो गई, ये आठवीं हो गई। ठीक है, ये सातवीं हो गई और ये आपके आठवीं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब आपको कह रहा है कि सभी भुजाएं बराबर है, डेफिनेटली तो मान लेते हैं भुजा क्या है, ए है। क्वेश्चन ने खुद ने बोला ना सम अष्टभुज है, रेगुलर ऑक्टागोन है, मतलब सभी की सभी भुजाएं बराबर है। और जो काटा है ये काटा हमने माना एक्स, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स है। चलिए, तो आपको पूछ रहा है कि इस ए का मान क्या होगा ये बताइए। तो देखिएगा ये जो पूरा 16 है आपके पास, पी से क्यू तक ये कितना दे रखा है क्वेश्चन ने 16। तो अगर इस ए का मान देखना है तो ए का मान हम यहाँ से बता सकते हैं किस तरीके से। देखिए पहले तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इसी के अंदर। ये देखो पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ना। क्यों, क्योंकि पी क्यू आर एस आपका क्या है, स्क्वायर है, तो ईच एंड एवरी इंटरनल एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो हर एक 90 डिग्री है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय बन गया। तो इसका मतलब ए स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी देखनी है यहाँ पर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ठीक है,
तो अगर यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है ए की, तो ठीक है, देखते हैं। ये एक रिलेशन हमारे पास अभी तक आया है, कहाँ काम आएगा आगे देखेंगे। चलो, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर पूरा 16 है, 16 में से x और x कितना 2x, तो पूरा 16 है, 16 में से मैं 2x माइनस कर दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाती है किसकी, अगर पूरे 16 में से x और x ये 2x घटा दूं तो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस a का मान ही तो निकालना है, तो फिर निकाल लेते हैं a का मान। 16 माइनस 2x, x की वैल्यू रख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से दिख रहा है आपको, इधर से आप x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को इधर भेज दोगे, तो 2 को जब आप इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या, x स्क्वायर। ये तो x स्क्वायर हुआ, हमें सिर्फ x चाहिए, तो x का स्क्वायर हटा लो तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो a ही हो जाएगा, ये लो। और इस 2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो ये लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपको पूछा किसके बारे में, a के बारे में, तो a का मान निकाल लेंगे बस। तो मैं देख सकता हूं इस 2 को मैं क्या लिखूंगा, √2 इंटू √2, तो एक √2 से तो √2 कैंसिल हो जाएगा, जब इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 से तो एक √2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, ये सिर्फ √2। तो उधर भेज देते हैं इस √2 को, ये 16 बराबर उधर चला गया ये √2a प्लस a। आपको तो a निकालना है, तो a बाहर ले लीजिए, a बाहर ले लिया, अंदर रह गया √2 प्लस 1, और ये √2 प्लस 1 जो है वो चला जाएगा 16 के नीचे। तो 16 के नीचे चला जाएगा, तो फिर आंसर तो आ चुका है वैसे आपका, तो आंसर आ गया आपके पास 16/1 प्लस √2 या √2 प्लस 1 बोलिए, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें √2 प्लस 1 या 1 प्लस √2 कुछ भी लिख सकते हैं हम, तो जो है वही लिखते हैं √2 प्लस। अब ये आंसर नहीं आ रहा तो आगे और सॉल्व किया होगा इसको, और आगे इसको क्या सॉल्व किया होगा, कुछ भी नहीं। रूट अब आगे जो लिख रहे हैं वो वर्बली मौखिक रूप से हो सकता है, लेकिन लिख लेते हैं सबको समझ आ जाए इसलिए। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √2 माइनस 1, परिमेयकरण कर रहे हैं इसका, तो प्लस वाला है तो माइनस वाले से गुणा और भाग कर लेते हैं, तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, तो ये आ गया 16 √2 माइनस 1, नीचे हो गया a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 होगा, माइनस किसका 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 होगा, 2 माइनस 1 करूंगा तो 1, तो नीचे आ जाएगा 1, तो नीचे 1 लिख लेते हैं। इस 16 को अंदर डाल लिया, तो 16 √2 माइनस 16, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन, तीसरा, जो कि बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, ये इतनी कैलकुलेशन, अच्छा यही डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि आपको बोल रहा है बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा तो यही आपका इसमें रेगुलर ऑक्टागन हो सकता है, सम अष्टभुज बन सकता है, ठीक है। चलिए, आसान था, कोई बड़ी इसमें कैलकुलेशन वाली बात नहीं है, ये जो भी लिखा है सारा का सारा वर्बली हम कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। 18वां क्या कह रहा है, देखिए 18 नंबर आपको कह रहा है कि PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा है 20 सेंटीमीटर। PQRS के विपरीत शीर्षों को, मतलब अपोजिट जो वर्टेक्स पॉइंट है उनको मिलाने पर 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। अब अपोजिट जो वर्टेक्स पॉइंट हैं उनको मिलाना, मतलब एक तरह से हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायगोनल्स के बारे में, विकर्णों के बारे में। तो 4 त्रिभुज बनेंगे बिल्कुल, तो चारों त्रिभुजों के परिमापों का योग क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये लीजिए। अपोजिट वर्टेक्स पॉइंट P है और ये R है, इनको मिलाया। ये अपोजिट वर्टेक्स पॉइंट विपरीत शीर्ष बिंदु S और Q है, इनको मिलाया। तो ये जहां पर मिलते हैं, ये मिल रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये कह रहा है कि 4 त्रिभुज बनते हैं, बिल्कुल 4 त्रिभुज बन रहे हैं आपके सामने। एक ट्राइंगल P, इसको मैं नाम दे दूं फॉर एग्जांपल कुछ भी, PQRS, इसको नाम दे देते हैं T। तो ये बन रहा है एक त्रिभुज PQT, दूसरा QTR, तीसरा RTS और चौथा STP, ठीक है। तो आपको इन चारों त्रिभुजों के परिमाप, मतलब पेरीमीटर के बारे में पूछ रहा है।
तो त्रिभुजों का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज की तीनों जो साइड्स होती है, तीनों जो भुजाएं होती है, उनका योगफल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा, देखिएगा, अगर मैं इस पूरे P से लेकर R तक के बारे में बात करूं, तो पूरा का पूरा P से लेकर R तक क्या होगा आपका, P से लेकर R तक इस PQRS का डायगोनल होगा, मतलब इसका विकर्ण होगा, जो कि क्या होता है, भुजा इंटू √2, साइड इंटू √2, तो साइड कितनी है 20 इंटू √2, तो 20 √2, तो P से R तक की वैल्यू है हमारे पास। वैसे ही मैं देख सकता हूं Q से S तक की वैल्यू कितनी है, वही डायगोनल है, जो कि साइड इंटू √2 होता है, तो ये लीजिए साइड इंटू √2। लेकिन यहां पर बात करें तो ये पूरे को दो बराबर भागों में बांट देगा, तो बराबर दो भागों में बांटेगा, तो आप देख सकते हो ये पूरा 20 √2 है, तो ये कितना हो गया 10 √2, तो ये भी कितना हो गया 10 √2। वैसे ही ये भी कितना हो गया 10 √2 P से T, और ये भी कितना हो गया 10 √2। अब आप देख सकते हो एक जो त्रिभुज है, किसी भी एक त्रिभुज को पकड़ लीजिए, टोटल यहां पर वैसे 4 त्रिभुज है, मैंने पकड़ लिया P, Q और T को। ठीक है, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई, क्या हो गई 20, 10 √2 और 10 √2। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज P Q T का परिमाप मतलब पेरीमीटर अगर देखें तो इसका पेरीमीटर मतलब परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं को जोड़ लो, 20 प्लस 10 √2 प्लस 10 √2 मतलब 20 √2, तो ये लीजिए आ गया एक त्रिभुज का परिमाप। ऐसे त्रिभुज कितने आपके पास 1 2 3 4 है, तो सभी का टोटल क्या होगा, इसका 4 से गुणा करवा देते हैं, तो इसका 4 से मल्टीप्लीकेशन करवा दें, तो कितना हो गया ये 80 प्लस 80 रूट 80 प्लस 80 √2। मैं देख सकता हूं ऑप्शन है हमारे पास बकायदा, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है 19वां, देखो, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दी गई आकृति में ABCD तथा BEFG क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग हैं। सारा आपको दे रखा है इसमें। ठीक है, तो ABCD और BEFG दो स्क्वायर है, ABCD तो है 8 सेंटीमीटर वाला और BEFG है 6 सेंटीमीटर वाला। तो ABCD 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 8, ये भी कितना है 8, ये पूरा कितना है 8, ये कितना है पूरा का पूरा 8, ये भी कितना है 8, और ये भी कितना आपके पास 8 है। ठीक है, चलिए, BEFG कितना है 6, तो BEFG में देख सकता हूं BEFG ये है 6, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 6, और ये भी हो गया 6, है क्या स्क्वायर ही है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक क्या हो गया इसका डायगोनल विकर्ण, जो कि क्या होगा भुजा इंटू √2, तो 6 इंटू √3, ये मैं कह सकता हूं FB का मान आ गया हमारे पास। वैसे ही अगर इसकी वैल्यू निकालूं मैं बड़े वाले के लिए, तो D से B, ये ABCD जो हमारा बड़ा वाला स्क्वायर है, जो वर्ग है, उसका विकर्ण है क्या D से B, और उसकी वैल्यू क्या है साइड इंटू √2, और साइड क्या है 8, तो 8 इंटू √। ठीक है यहां तक, चलिए, तो हमें निकालना है ये जो आपको इस तरह की शेप दिख रही है, जो छायांकित भाग कह रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका एरिया आपको निकालना। तो निकालते हैं इसका एरिया, देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिएगा, अगर मैं ये यहां से यहां तक निकालने की बात करूं तो ये कितना होगा, तो आप देख सकते हैं D से B तक है कितना 8 √2, फिर F से B तक है कितना 6 √2, तो पूरा 8 √2, उसमें से ये 6 √2, तो 8 √2 में से 6 √2 कम कर दूं तो कितना कितना बचेगा 2 √2, तो ये आ गया 2 √2 यहां से लेकर यहां तक, मतलब D से F तक। ठीक है, चलिए, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें देखिए, इसको मिलाऊं तो ये भी कितना होगा 6 √2 ही होगा। ठीक है,
ये 6√2 होगा। और अगर मैं पूरे ट्राइंगल के बारे में बात करूं तो एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है मुझे, जो आकृति हमें निकालनी है वो ट्राइंगल की नहीं है, लेकिन अभी जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है वो कौन सा है देखिएगा, ट्राइंगल डी ई जी। ट्राइंगल डीई जी में अगर मैं बात करूं तो डीई जी का एरिया निकाल सकते हैं, डी ई और जी। क्या ये एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? हमें इसका आधार पता है और इस आधार पर आने वाले लंब की लंबाई पता है। तो आधार क्या है? जी से ई, तो जी से ई तो 1/2 आधार जी से ई, और आने वाले लंब की लंबाई जो कि क्या हो गई, यहां पर नाम दे देते हैं हम अलग ही एक, क्या, ए बी सी डी ई एफ जी, ये चल रहा है तो इसको नाम दे दिया पी। तो इसका मतलब आने वाले लंब की लंबाई हो गई आपके डीपी। 1/2 जीई, आधार कितना है? ये कर्ण है आपका जो छोटा वाला है, सॉरी विकर्ण है, डायगोनल है जो छोटा वाला आपका ई एफ जी बी जो है, उसके लिए विकर्ण है जो आपका ई जी ई या ई जी कुछ भी कह दीजिए वो, तो वो कितना है आपका 6√2। इंटू डी से पी की बात करूं तो वो कितना होगा, तो मैं देख सकता हूं यहां तक तो 2√2 है ये, फिर ये पूरा जो है नीचे ये कितना है 6√2 है, तो उसमें से ये 3√2 है तो ये 3√2, तो 3√2 और 2√2 कितना हो गया 5√2। तो √2 का √2 से मल्टीप्लीकेशन 2, और 2 से ये 2 चला गया, 6 का 5 से कितना आ गया 30। ये वैल्यू आई है 30 किसकी? डीई जी की। डीई जी में हमें केवल ये निकालना, ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है अभी भी, देखिए ये वाली, ये एक्स्ट्रा आ रही है तो इसको निकाल देते हैं बाहर। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये है 6, ये है 6, ये है 6 रूट कितना, आप देख सकते हैं 6 रूट यहाँ पर 6√2 है, तो एक तरह से ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की तीनों भुजाएं आपको पता है, वैसे निकाल लो। या फिर मैं देख सकता हूं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है। क्यों? क्योंकि ये कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, और ये 90 क्यों है? क्योंकि ये स्क्वायर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो इसका मतलब 1/2 आधार में देखूं तो आधार हो गया आपका, ये जो था पॉइंट यहाँ पर क्या था, एफ, एफ ई इंटू ऊंचाई होगी एफ जी, 1/2 इंटू सिक्स, ये कैंसिल हो गया 3, ये कितना हो गया 18। तो आप देख सकते हो ये हो गया 18 और ये हो गया 30। तो 30 आपका कौन सा है, ये जो आपको निकालना है प्लस ये, और 18 कौन सा है, ये जो एक्स्ट्रा है नीचे वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको एफ जी ई, तो इसका मतलब पूरे में से ये ट्राइंगल घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 30 में से 18 कम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है कितना 12, जो कि हमारा ऑप्शन है कौन सा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है 20वां, देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है एक वर्ग की विकर्ण जो है 2√12 है, इसके क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बने एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, निकाल लेते हैं आराम से। देखिए ये आपका एक वर्ग हो गया जिसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और भुजा क्या है नहीं पता, लेकिन इसकी विकर्ण बोल रहा है कितनी है, 2√12 है। चलिए तो भुजा कितनी हुई देख लेते हैं। हमें पता है किसी इसकी भुजा मान ली वैसे हमने ए, तो हमें पता है कि विकर्ण जो है जैसे कि ये डायगोनल बन रहा है, ये कितना होगा a√2 होगा। ठीक है, तो इस डायगोनल पर, इस विकर्ण पर एक और वर्ग बन रहा है, तो वो माना इस तरह से बन रहा होगा। ठीक है, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, ये दीजिए। ठीक है, ये हो गया a√2।
तो आपको यही बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफल तथा इसकी विकर्ण पर बने एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात क्या होगा देखिए, तो अगर हम बात करें, ये जो आपको दे रखा है इसको बाद में लें, अगर यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करें ए से ही, तो जो पहले वाला था वो ABCD था और जो नया है वो क्या हो गया AC, नाम दे देते हैं, ये D तो हम ले चुके हैं, तो AC E और F, ठीक है। तो इसका मतलब जो ABCD है इसके लिए क्या होगा, साइड है हमारे पास A, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा A²। फिर जो आपका ACEF है तो इसकी साइड क्या है A√2, तो इसका एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर, तो ये लीजिए A√2 का स्क्वायर, तो ये A², ये A² और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, कुछ कैंसिल होने के लिए तो A² से A² गया, तो ये आ गया 1/2, तो आंसर आएगा 1:2, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा, ठीक है। तो इसका मतलब साइड कुछ भी होती तो चलता, हमारा आंसर क्या आ रहा है 1:2 ही आएगा हर बार, क्योंकि साइड जो भी है वो कैंसिल हो रही है, बच ही नहीं रही है, तो अनुपात फिक्स है 1:2 होगा। जब कभी भी आप किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालोगे तो हमेशा फिक्स है, क्या आएगा 1:2 आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या कह रहा है 21, देखिए 21 आपको कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 36 और 25 का अनुपात है, ठीक है। तो उनकी परिमित मतलब उनके पेरीमीटर जो है, उनका जो परिमाप है, उनके बीच का अनुपात क्या होगा ये हमें बता। मान लेते हैं पहला कोई वर्ग है जिसकी भुजा है A, दूसरा कोई वर्ग है उसकी भुजा है स्क्वायर है, उसकी भुजा है, उसकी साइड है B, ठीक है। इनका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर साइड का स्क्वायर। ये रेशियो जो है ये अपने को गिवन है कितना, 36:25। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अनुपात है तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इधर से अगर आपका स्क्वायर हटेगा तो आप देख सकते हो इधर स्क्वायर रूट होगा, तो A/B हो जाएगा आपके पास कितना, 6 और 5। तो इसका मतलब जो साइड्स हैं, जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं का अनुपात आ गया 6:5। हमें यही तो पूछा था, हमें पूछ रहा था भुजाओं का नहीं, उनके परिमाप का, मतलब उनकी पेरीमीटर का रेशियो। तो अगर किसी भी स्क्वायर की, किसी भी वर्ग की भुजा A है तो उसका परिमाप पेरीमीटर क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ A, और अगर B है तो क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ B। इनका रेशियो तो ये लीजिए 4 से 4 कट गया, क्या बचा A/B, और A/B आ चुका है 6/5। तो आंसर होगा 6:5, जो कि कौन सा है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, देखिएगा। 22 आपको कह रहा है कि एक आयताकार, देखिए एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। यदि क्षेत्र की परिधि 80 मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। आपको पेरीमीटर दे रखी है आयताकार की कितनी, 80। आपको क्या बोल रहा है, उसकी चौड़ाई क्या होगी ये हमें बताना। तो आयत रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है, ये आकृति होगी रेक्टेंगल की, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ, ठीक है। तो हमें पता है लेंथ हमेशा ज्यादा होती है, तो लंबाई और चौड़ाई का आपको रेशियो गिवन है, इसका मतलब लेंथ हो गई कितनी 3x, ठीक है, और ये हो गया आपके 2x। रेशियो है ना 3:2, तो 3x और 2x हो गया। आपको कह रहा है यदि क्षेत्र की परिधि जो है 80 मीटर है तो परिधि क्या होती है 2 टाइम्स ऑफ L+B, तो 3x + 2x कितना 5x, वो कितना है आपके 80 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 5 का 2 से गुणा किया 10, 10 से ये 0 गया, तो जो x हम कह रहे थे वो आ गया हमारे पास कितना 8। तो जब x 8 आ गया तो 3 का हम गुणा कर लेंगे किससे 8 से, तो 8 का 3 से कितना 24, और 2 का x की वैल्यू 8 आ गई तो 2 का 8 से गुणा कितना 16। तो इसका मतलब 16 और 24 हमारे पास लंबाई 24 हो गई और चौड़ाई 16 हो गई। पूछ क्या रहा है, चौड़ाई का मान पूछ रहा है, तो चौड़ाई 16 है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगला क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। देखिए 23 क्या कह रहा है, रेशियो में कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। किसी आयताकार क्षेत्र की भुजाएं 5:4 के अनुपात में है तथा उसका क्षेत्रफल है 500 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्र का परिमाप क्या होगा? तो आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो पेरीमीटर तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी होता है, तो एल और बी निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये बन गया वो रेक्टेंगुलर शेप जिसके बारे में बात हो रही है। क्या है रेशियो? 5 और 4। तो ये लेंथ है, लंबाई है, ये ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, ये आपको कितना 5 है, तो ये 5x ले लेते हैं। ये अनुपात में 4 है तो इसको 4x ले लेते हैं। ठीक है, आपको कह रहा है क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 500 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई है 5x, चौड़ाई है 4x, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी, 500। 5 का 4 से 20, ये 500, तो मैं देख सकता हूँ 0, ये 25 टाइम्स, इधर से स्क्वायर हटा तो इधर स्क्वायर रूट हुआ, तो इसका मतलब कितना आया, 5। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अब x की वैल्यू 5 आई है तो आप लंबाई भी निकाल सकते हो, कितनी होगी, 5 इंटू 5 कितना, 25 मीटर। चौड़ाई भी निकाल सकते हो, 4 इंटू 5 कितना, 20 मीटर। अब लंबाई पूछा है, चौड़ाई पूछा है, क्या पूछा है, ना लंबाई पूछा है ना चौड़ाई पूछा है, आपको परिमाप पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आपके 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। तो 2 टाइम्स ऑफ एल, एल कितना है 25, बी कितना है 20, तो 25 और 20 कितना 45, और 45 का डबल करोगे तो कितना 90। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। 24 क्या कह रहा है, देखिए 24 आपको कह रहा है कि एक आयताकार तालिका के शीर्ष की परिधि 28 मीटर है, जबकि इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ द डायगोनल आपको पूछ रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर एक रेक्टेंगुलर शेप है हमारे पास। चलिए, इसके शीर्ष की परिधि 28 मीटर है, 28 मीटर है, इसका मतलब ये लेंथ, ये ब्रेड, तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी हमें दे रखा है कितना, 28। तो यहां से मैं देख सकता हूं ये चला गया कितना, 14, एल प्लस बी कितना हो गया, 14 हो गया, 14। फिर कह रहा आपको इसका क्षेत्रफल कितना है, 48 है, 48 है। तो क्षेत्रफल हमें पता है एल इंटू बी होता है, वो कितना बोल रहा है, ये वो बोल रहा है ये 48 होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें आ चुकी है, एल प्लस बी की वैल्यू, और हमारे पास आ चुकी है एल इंटू बी की वैल्यू। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है इसके विकर्ण की लंबाई। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछ रहा है, तो विकर्ण जो होता है आपको पता होगा, किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का जो विकर्ण होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल प्लस बी, यही होता है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहां से निकल सकता है, कैसे, देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट दिख रही है आपको, एल प्लस बी बराबर कितना, 14। तो इसका मैं दोनों तरफ स्क्वायर करवा देता हूं, आंसर आ गया 1 सेकंड में हमारा। क्यों? क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना, 196। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, वो तो आपको निकालना है, लेकिन आपको तो स्क्वायर रूट में निकालना है। तो अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे तो भी आंसर आ जाए। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिना लिखे, मैं आपको कह रहा हूँ। बिना लिखे कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो तो निकालना है, एज इट इज रह जाएगा, प्लस 2lb। तो 2lb तो 48 का डबल कर लेंगे कितना, 96। ठीक है, और उधर कितना है, 14 का स्क्वायर है, तो वो कितना होता है, वो होता है 196। 196 में से 96 कम हो जाएगा तो 100 बचेगा, 100 आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। हमें उसका स्क्वायर रूट करना है, तो 100 का स्क्वायर रूट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 10। ये देखिए बिना लिखे हो गया। ठीक है, लिख कर देखते हैं, देखिए a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 196। फिर ये वैल्यू तो निकालनी है, पर ये कहाँ निकालनी है, हमें तो विकर्ण निकालना है। तो ये निकलेगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो विकर्ण आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा, तो निकालना तो आपको यही है।
ठीक है, तो LB की वैल्यू देख लो, ये पड़ी दे ही रखी है कितनी 48, तो 2 इंटू 48 करूंगा तो ये कितना हो गया आपके पास 96। अब ये 96 इधर किसका है प्लस का, तो ये 96 इधर प्लस का है तो उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 196 में से 96 जाएगा तो कितना रह जाएगा 100, और इधर क्या बचा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें तो विकर्ण निकालना था, डायगोनल निकालना था, जो कि होता है रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया तो उसका रूट तो हम कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा कितना 10। ठीक है, चलिए बात करते हैं 25 के बारे में। क्या बोल रहा है 25, देखिए किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 20% घटाया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, परसेंटेज चेंज क्या होगा, ये हमें बता। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे हैं, कहां पर परसेंटेज पढ़ा था तब भी, और अभी भी देखा था पार्ट 1 में स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी आया था इस तरह से। तो तरीका आपको पता है, सिंपल सा तरीका है, परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हो 25%, सबसे पहला परसेंटेज है 25%, जिसकी वैल्यू होती है 1/4, और दूसरा परसेंटेज है आपके पास कितना 20%, जिसकी वैल्यू होती है कितनी 1/5। तो 25% जो है वो किसके लिए है, आयत की लंबाई के लिए। तो इसका मतलब पहले लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ थी आपकी क्या 4, और पहले ब्रेड्थ कितनी थी, ये वाला 20% किसके लिए, चौड़ाई के लिए, तो पहले चौड़ाई कितनी थी 5। ये 4 5 जो भी लिख रहा हूं ये प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया मतलब 4 पर 25% बढ़ाया, तो 4 का 25% कितना होता है 1, तो कितना कर दिया उसको, उसको कर दिया 5। और आपको कह रहा है चौड़ाई को 20% घटा दिया, तो 5 का 20% कितना होता है 1, तो 5 पर 1 घटा दिया तो कितना कर दिया उसे 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले जो एरिया आ रहा था वो लंबा इंटू चौड़ाई कितना यूनिट आ रहा था 20 यूनिट, 20 इकाई। अब जो एरिया आ रहा है 5 इंटू 4 मतलब लंबा इंटू चौड़ाई, इकाई में कितना आ रहा है, अब वो इकाई में आ रहा है आपका कितना 20 आ रहा है। तो पहले भी 20 था अभी भी 20 है, तो इसका मतलब यूनिट तो सेम ही रही, एरिया जो क्षेत्रफल है उसकी, तो इसका मतलब आंसर होगा रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके क्षेत्रफल में। चलिए बात करते हैं 26 की, क्या कह रहा है 26, देखिए 26 आपको कह रहा है कि ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। ठीक है, तथा बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, ये हो गया वो रेक्टेंगुलर शेप का मैदान जिसके बारे में बात हो रही है। एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। तो किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का डायगोनल जो है, विकर्ण जो है वो क्या होता है, वो होता है रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, और किस स्पीड से ट्रेवल की है, 52 मीटर पर मिनट की स्पीड से ट्रेवल की है। तो ये डिस्टेंस हो गया, और ये उसकी स्पीड हो गई 52 मीटर पर मिनट। तो डिस्टेंस इनटू स्पीड क्या हो गया, उसका टाइम हो गया, टाइम हमने बोल दिया क्या t। ठीक है, आप देख सकते हैं मीटर में है, और यहां पर भी अगर हम देखें तो मीटर में ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, फिर आगे बात करें, आपको कह रहा है कि 15 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, सॉरी 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं आगे कह रहा है बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। तो इसका मतलब बी जो है भुजाओं के अनुदिश चलता है, ये रही साइड्स इसकी, ये एल, ये बी, ये एल, और ये आपके बी। ठीक है, तो भुजाओं के अनुदिश चलकर पार कर रहा है इसे, तो देखिएगा, चलिए तो वो पार कहां से कहां तक करेगा,
इसने ये क्रॉस किया है यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा है वो, ठीक है, और वो पहुंच रहा है यहाँ से यहाँ तक ही, और चल कितना रहा है साइड के अकॉर्डिंग एल प्लस बी इतना चला वो। तो इसका मतलब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, एल प्लस बी। कितने की स्पीड से ट्रेवल की है, 68 मिनट मीटर पर मिनट की स्पीड से, और इसका टाइम क्या है, t2 है। ठीक है, यहां तक तो मैं यहां से देख सकता हूं कि जो आपकी ये रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये जो एल प्लस बी है, इसकी वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी। कैसे, देखिएगा अभी निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो अगर टाइम देखो तो टाइम दोनों के लिए हमें दे रखा है कितना, 15 सेकंड। तो इसका मतलब जब आपको टाइम 15 सेकंड दोनों के लिए दे रखा है, तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अगर स्पीड इनटू टाइम हो रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस फर्स्ट वाले में क्या है आपकी, रूट ऑफ एल स्क्वायर। ये एक्चुअली में टाइम जो है ये गलत लिख दिया है, इसको सही से पूरा वही लिख लेते हैं जो हमारे काम की चीज है। सबसे फर्स्ट वाली लाइन, डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो डिस्टेंस हो जाएगी डायगोनल की लेंथ के इक्वल, जो कि है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस होता है आपके, अगर डिस्टेंस की बात करें स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है, 52 मीटर पर मिनट है। मिनट को सेकंड में बदल लेते हैं तो नीचे 60 आ गया, और समय कितना है, 15 सेकंड का। तो 15 से ये चला गया कितना, 4 बार, 4 से इसको भी कर लेते हैं, तो ये 4 से चला गया 1, फिर कितना 12 है तो 3। तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर से स्क्वायर रूट हटा उधर स्क्वायर हो गया, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169। एक चीज तो हमारे पास आ गई अभी तक जो जानकारी है उससे। फिर आपको कह रहा है कि बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश चलकर, मतलब पहुंचना यहां से यहां तक ही है, ये पहुंचा है इस तरीके से, और ये पहुंच रहा है एल और बी, एल प्लस बी डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो डिस्टेंस हो गई हमारे पास एल प्लस बी। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 68 मीटर पर मिनट, मिनट को सेकंड में बदल लेते हैं तो नीचे 60 आ गया। क्यों, क्योंकि समय आगे दे रखा है सेकंड में, उतना ही समय, तो समय वही 15 है, तो ये 15 से गुणा कर लो। तो डिस्टेंस आ गई स्पीड इनटू क्या, टाइम्स। ये चला गया 4 बार, 4 से ये भी जा रहा है, 4 से ये गया पहले 1, फिर ये कितना हो गया 28, तो ये चला गया आपके कितना 7। ये एक और चीज आपके पास आ चुकी। आपको क्या पूछ रहा है, आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी होता है। एल इंटू बी होता है, तो हम देख सकते हैं अगर इसका स्क्वायर कर दें हम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एल प्लस बी बराबर कितना 17, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा आपके कितना 289। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पड़ा है हमारे पास, ये देखिए, प्लस 2ab, ये लीजिए। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कितना है 169, उधर भेज देंगे तो 289 में से 169 लेस हो जाएगा। कितना आ गया, ये आ जाएगा 0, 8 में से 6 2, और 2 में से 1 कितना, 1 120। तो ये 2 से ये 120 गया, तो एल बी वही तो निकालना था, वही तो एरिया होता है, जो कि कितना आ गया 60। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही होगा, 60 का स्क्वायर नहीं, एक्चुअल में ये 60 मीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन है, और ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 26। बात करते हैं नेक्स्ट 27 के बारे में। क्या कह रहा है 27, देखिए 27 आपको कह रहा है कि एक आयत का परिमाप है आपके पास 160 मीटर, और उसकी दो भुजाओं का अंतर, ये अंतर है, ध्यान रखिएगा, अंतर मतलब डिफरेंस। दो भुजाओं का अंतर मतलब डिफरेंस जो है वो कितना है, 48 मीटर है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब पहले तो हमें उस रेक्टेंगुलर शेप का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। वो एरिया बराबर होगा इस स्क्वायर के शेप के, और उससे हमें मिलेगा क्या, इस स्क्वायर की शेप का साइड की वैल्यू, वही आपको पूछी। चलिए, एक आयत का पेरीमीटर है 160, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ, परिमाप क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, जो कि दे रखा है कितना आपको 160। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
तो इसका मतलब L प्लस बी आ गया मेरे पास 80, मतलब दो भुजाओं का योग आ चुका आपके पास कितना 80। फिर आपको कह रहा है उनका अंतर कितना 48, तो हमें पता है लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है, तो डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो L माइनस बी ये दे रखा कितना 48। चलिए, अगर आपको फर्स्ट L निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो, और अगर आपको B निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो, और दोनों निकालना चाहो तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे? मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि जब कभी भी दो वेरिएबल का सम और उन्हीं दो वेरिएबल का डिफरेंस हो, जब कभी भी दो चर का योगफल और उन्हीं दो चरों का अंतर हमें दे रखा हो, तो पहले वाला चर निकालना हो तो इनको जोड़कर आधा कर देते हैं, और अगर दूसरे वाला चर निकालना हो तो दोनों को घटाकर आधा कर देते हैं। तो आपको पहले वाला चर निकालना L, तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो 80 और 48 को जोड़ूंगा तो 80 और 48 होगा आपके 128, 128 का मैं आधा कर दूंगा तो वो होगा 64। दूसरा निकालना है तो इनको घटाकर आधा कर देंगे, तो 80 और 48 इनको घटा लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, तो डिफरेंस कितना होगा 48 और ये 50, 32, 32 का हाफ कर ले तो कितना 16। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, पूछ क्या रहा था आपको क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा था, क्षेत्रफल नहीं, आपको पूछ रहा था क्या आयत का परिमाप इतना है, उसकी दो भुजाएं इतनी है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको वर्ग की भुजा निकालनी है, साइड ऑफ द स्क्वायर निकालना है जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि किसके बराबर होगा ए स्क्वायर, मतलब जो आप स्क्वायर वर्ग बात कर रहे हो उसके क्षेत्रफल के, और किसी भी वर्ग का स्क्वायर का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है उसका भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर कर लिया, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट होगा, आगे वाला काम वर्बली मौखिक रूप से हो सकता है सारा का सारा, ठीक है। तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट होगा, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना 8, 16 का कितना 4, और ये साइड निकालनी थी 8 का 4 से 32, 32 हमारा आंसर होगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्या कह रहा है 28वां, देखिए 28वां आपको कह रहा है 38 सेंटीमीटर लंबे तथा 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान में खींचे गए वर्गाकार पथ की चौड़ाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना 600 मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है आपके सामने है। देखिए 38 सेंटीमीटर लंबे और 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान में, ये बन गया आपके मैदान जिसकी लंबाई है 38, चौड़ाई है 32, ठीक है। इसमें मैदान में खींचे गए वर्गाकार पथ की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो वर्गाकार पथ की चौड़ाई, तो मान लेते हैं यहां पर ये इस तरह से एक पाथ बना हुआ है वर्गाकार, अब ये वर्गाकार तो हुआ नहीं, तो आपको वर्गाकार पथ के बारे में बात कर रही है, तो आयताकार हो गया, तो वर्गाकार पथ की चौड़ाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल हमें पता है कितना है, तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है 600। अब देखिएगा अगर मैं इस तरह का बनाऊंगा, तो इस तरह का बनाऊंगा तो ये वर्गाकार तो हुआ नहीं, आयताकार हो गया, तो इसका मतलब वर्गाकार जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये, ठीक है। अब ये कितना होगा वही तो हमें निकालना है, लंबाई तो हमें दिख रही है इसकी, ठीक है, तो आपको यही यहाँ पर ज्ञात करना है, तो निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से बनेगा ये, जहां पर भी आप बनाना चाहें, बीच में, साइड में, किधर भी, ये बनेगा इस तरीके से वर्गाकार। इसके लिए आपको निकालना है, तो ठीक है देखते हैं। आपको इस वर्गाकार पथ की चौड़ाई बतानी, अब स्क्वायर शेप है तो चारों भुजाएं वैसे ही बराबर होगी, निकालते हैं कैसे होगा। देखिए क्षेत्रफल हमें पता है जिसका कितना है 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होगा देखिए 38 मल्टीप्लाई 32, ये तो है इस पूरे का, इस पूरे में से जो आपको निकालना है वर्गाकार स्क्वायर शेप वाला जो आपको कह रहा है, ठीक है, उस स्क्वायर शेप वाले के लिए, स्क्वायर शेप ही कह रहा है, देन द विड्थ ऑफ द पाथ इज, इफ द पाथ ऑक्यूपाइज 600 मीटर स्क्वायर,
अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स राउंड द इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निकालना है उसके लिए, तो इसमें से इसको हम कर लेते हैं माइनस जो एरिया आपको दे रखा, तो करते हैं माइनस 38 का 32 से मल्टीप्लीकेशन, 8 का 2 से हो गया 16, 3 का 2 से 6, 8 का 3 से 24, 24 और 6 कितना हो गया 30 और 1 31, 3 का 3 से 9, 9 और 3 कितना 12, तो 1216 इसमें से कम करते हैं हम 600, ठीक है। चलिए, तो 1216 में से कम कर लिया हमने 600, तो कितना बचेगा 616, तो 616 हमारे पास बच रहा है जो रिमेनिंग पाथ है वहां से। तो अगर ये स्क्वायर शेप में कह रहा है तो हम फिर से इसमें लगा लेंगे स्क्वायर शेप के लिए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो फाइनली स्क्वायर वाला x मानकर हम लगा लेंगे, तो आंसर हम देख लेंगे इसका आंसर कितना आ रहा है 5 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से हो जाएगा, हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्या कह रहा है 29, देखिए। 29 के बारे में बात करें तो 29 आपको कह रहा है 148 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बता सकते हैं आराम से। ये आपकी रेक्टेंगुलर शेप हो गई जिसकी लंबाई है 148 और चौड़ाई है आपके पास 14। इसमें बड़े से बड़ा आपको क्या बनाना है, बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है, तो मैंने आपको बता रखा है बड़े से बड़ा वृत्त जो सर्कल है इस तरह से बनेगा, और ये जो बड़े से बड़ा वृत्त होगा इसका जो डायामीटर होगा मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस जो हम कहते हैं वो बराबर होगा इसकी चौड़ाई के, तो ये चौड़ाई के बराबर हो गया, तो रेडियस आ गई आपकी कितनी 7। क्या पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, तो बस आंसर भी आ गया, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो एक 7 से एक 7 गया, 22 का 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 का 2 से कितना 14 और ये कितना 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्या कह रहा है 30 नंबर, देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी कमरे का फर्श जो है 100 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है। उस फर्श को कालीन से कवर करने का खर्चा क्या होगा, जबकि 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य जो है 15 रुपए प्रति मीटर है। बता सकते हैं आराम से किस तरीके से होगा, देखिएगा। देखिए, किसी कमरे की फर्श 100 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी है, इसका मतलब वो फर्श क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में, तो रेक्टेंगुलर शेप में है तो उस फर्श का एरिया क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, 300 मीटर स्क्वायर, हिंदी में कहें तो 300 वर्ग मीटर, ठीक है। उस फर्श को कालीन से कवर करने का खर्चा हमें बताना है, जबकि 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य हमें पता है। तो इसका मतलब ये कह सकता हूं कि उस पर कारपेट बिछाना है तो उस कारपेट की जो चौड़ाई है वो तो हमें पता चल गई कितनी है 50, तो लंबाई कितनी होगी वो हमें देखनी है, तो लंबाई हम निकाल लेते हैं, उसकी क्या होगी, उसकी लंबाई हो जाएगी जो ये इसका एरिया है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं 50 से, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हम देख सकते हैं कितना आ गया, ये आ गया 6। और मैं बात कर सकता हूँ ये सेंटीमीटर है आपका, ये मीटर में चल रहा है, तो इसका मतलब 6 की जगह ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, क्योंकि 300 ये आपका क्या है यहाँ पर मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जो है वो आपका इसके साथ में रह जाएगा। तो लेंथ आ चुकी है, अब लेंथ आ चुकी है तो हमें बता रखा है 15 रुपए पर मीटर के हिसाब से, यहाँ पर ये कह रहा है, तो 15 रुपए पर मीटर के हिसाब से कह रहा है, तो आप देख सकते हैं क्या ये 600 होगा क्या यहाँ पर, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है इसका मतलब 100 इंटू 100 होगा, तो ये यहाँ पर 60000 होगा। ये आपका किस में आया सेंटीमीटर में, फिर से मीटर में लाओगे तो 100 से आप डिवाइड करोगे तो 00 से 00 आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपको खर्चा निकालना है, तो 600 इंटू 15 रुपए पर मीटर का खर्चा है, तो 15 रुपए पर मीटर का खर्चा है, तो ये लीजिए 15 का 6 से गुणा कर लेते हैं 90 और 2 जीरो आपके लगा दिए, तो 9000 रुपए का खर्चा है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये देखिएगा ये जो एरिया है ये तो है उस कारपेट मतलब उस फर्श का,
ये एरिया जो कारपेट है उसका, ठीक है। तो कारपेट जो है उसके लिए हमने लंबाई निकाली, चौड़ाई तो हमें पता है कारपेट की कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो इस 300 मीटर स्क्वायर को हमने क्या किया, 300 मीटर स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, 100 की पावर 4 से। क्यों? क्योंकि मीटर स्क्वायर है ना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर के लिए 10 की पावर 4 लग जाएगी। तो ये कैंसिल हो गया 6 बार सीधा सीधा, और ये 10 की घात 4 साथ में लग गई। फिर सेंटीमीटर को फिर से मीटर में लेकर आ गए, तो 100 से डिवाइड किया तो 600 मीटर आ गया। और हमें खर्चा दे रखा है यहाँ पर 15 रुपए पर मीटर का, इसीलिए हमने इसको मीटर में चेंज करके 9,000 रुपए खर्चा बता दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। देखिए क्या कह रहा है 31, देखो 200 मीटर 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर, मतलब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? आराम से बता सकते हैं, बहुत आसान है। ये रेक्टेंगुलर शेप बनाई सबसे पहले हमने, जिसकी लंबाई हमें दे रखी है कितनी, 200, और चौड़ाई हमें दे रखी है कितनी, 180। ठीक है, इसको अंदर लिखते हैं क्योंकि बाहर अभी वो लिखना पड़ेगा जिसके बारे में बताया गया। चलिए, ये है इसकी लंबाई 200, और ये इसकी चौड़ाई है कितनी, 180। आपको कह रहा है कि इस क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। इस क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, ये इस तरह से 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है, 10 है। ठीक है, तो आपको कह रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, वो आपको बताना है। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें फिर से, तो ये जो अब आपका बाहर वाला रेक्टेंगल है, उसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो कितना हो गया, 200, तो ये है, इधर 10, इधर 10, तो टोटल कितना हो गया, 220 हो गया बाहर वाले रेक्टेंगल के लिए। अगर मैं बात करूं आयत के लिए लंबाई, तो फिर बाहर वाला जो ये ग्रीन वाला दिख रहा है, इसकी चौड़ाई की बात करूं तो अंदर वाला कितना, 180 है। तो 10 ऊपर बढ़ गया, 10 नीचे बढ़ गया, तो 180 में 10 और 10 20 बढ़ गया, तो कितना हो गया, ये 200। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 200। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया आपके पास, 200। तो इसका मतलब अगर बाहर वाला जो आपका आयत है, उस बाहर वाले आयत में से अंदर वाला जो आयत है उसे घटा दिया जाए, तो ये जो रास्ता है उसका एरिया जो है, जो पाथ है उसका एरिया निकल जाएगा। तो बाहर वाला 220 लंबाई इंटू चौड़ाई, माइनस अंदर वाला 200 लंबाई और चौड़ाई, बस आ गया आपका आंसर। तो आराम से कर सकते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 200 कॉमन आ रहा है, 200 बाहर ही ले लेते हैं। 220 माइनस 180 रह गया अंदर, तो 200 कॉमन आ गया, 220 माइनस 180, ये कितना हो गया आपके, 40। तो आंसर आ गया 4 का 2 से 8 और 3 0, तो आंसर आ गया 8000, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्या कह रहा है 32, देखिए, आपको कह रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका संभवतः परिमाप पेरीमीटर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। आयत का एरिया दे रखा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जैसा कि हमें पता है एरिया जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो अब इक्वेशन में दे रखा है तो इसके फैक्टर्स करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं, 7x है तो 5x या 2x प्लस वैसे लिखते हैं, क्योंकि उधर फिर कॉमन नहीं आएगा, नहीं। 2x प्लस 5x प्लस 10। अब देख सकते हो 2x और 5x जोड़ने पर 7x हो गया, 2x और 5x का गुणा किया तो कितना हो गया, 10x स्क्वायर, वही हमें चाहिए था, बस हो गया हमारा काम। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, बिल्कुल आ रहा है x, अंदर क्या रह गया, x प्लस 2।
कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, बिल्कुल आ रहा है, कितना 5, तो अंदर क्या रह गया x प्लस, ये l और b। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है x प्लस 2 आ रहा है, बच गया x प्लस 5, ये l और b। तो आप देख सकते हो डेफिनेटली ये वैल्यू और ये वैल्यू इसके बराबर है मल्टीप्लीकेशन में, तो इन दोनों में से एक लेंथ है और एक क्या है, ब्रेड्थ, एक लंबाई है और एक चौड़ाई। लंबाई कौन सी होगी, जो बड़ी होती है, तो x प्लस 2 बड़ा या x प्लस 5 बड़ा, x प्लस 5 बड़ा, तो ये लंबाई का मान है और ये चौड़ाई का मान। अब आपको पूछा क्या है, उसका परिमाप पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, तो जैसा कि हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b होता है, तो बस हो गया हमारा काम, 2 टाइम्स ऑफ l, l कितना है x प्लस 5 प्लस b x प्लस 2। चलिए ये 2 x और x 2x, 5 और 2 7, 2 का अंदर तो 4x और 7 का 2 से 14, आंसर आएगा 4x प्लस 14, जो कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो। ठीक है, चलिए आसान था, कोई ज्यादा खास नहीं है, बस इसको सॉल्व करना आना चाहिए, और ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐड करने पर 7 आ गया और मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। बाकी आगे इसमें कुछ भी नहीं है, l इंटू बी होता है, तो एक l है एक b है। l कौन सा होता है, लेंथ कौन सी होती है, जो बड़ी होती है, तो दोनों में बड़ा ये है, तो l और b आ गया, तो फिर 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b तो आपको पूछा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बारे में। क्या कह रहा है 33, देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 आपको कह रहा है कि किसी वर्ग तथा आयत का परिमाप पेरीमीटर एक समान है, तब उनके द्वारा घेरे क्षेत्रफल P और Q के बीच में संबंध क्या होगा, ये बताइए, रिलेशन बता। चलिए, वर्ग का परिमाप हमें पता है 4 टाइम्स ऑफ ए, मतलब उसकी भुजा। आयत का परिमाप हमें पता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 2a इज इक्वल्स टू एल प्लस बी। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने आई है, इस इक्वेशन से अगर हम कुछ वैल्यू एल और बी की लेकर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दें, तो एल पता चल जाएगा, बी पता चल जाएगा, ए पता चल जाएगा। तो जब एल बी ए पता चल जाएंगे, तो फिर उनके क्या क्षेत्रफल, एरिया जो है वो भी पता चल जाएंगे, और उनको पी और क्यू नाम दिया, तो फिर रिलेशन तो हम आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर वैल्यू के बारे में बात करें, मानना पड़ेगा कुछ। तो अगर मानकर देखें तो इसको हम माने 4, इसको माने 2, तो 4 और 2 ये कितना हो गया, 6 हो रहा है, और ये 3 होगा तब 6 होगा। ठीक है, तो वैल्यू अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर इनको कैंसिल करने से पहले हम वैल्यू देखें क्या बनती है, देखिएगा। चलिए, तो यहाँ वैल्यू हम जैसा कि मैंने कहा क्या ले सकते हैं, इसी में ले सकते हैं, या तो ए और बी की वैल्यू निकालनी, सॉरी 4a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी है आपके पास। ठीक है, तो वैल्यू हमें लेनी है, तो वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी कैंसिल करने के बाद आपको कहा, तो वैल्यू वो भी ली जा सकती है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो आप 2 से अगर इसको कैंसिल करके फिर अगर a का मान निकालें तो भी निकल जाएगा, और अगर आप बिना 2 से कैंसिल किए a का मान निकालना चाह रहे हैं, तो a का मान वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो l और b की वैल्यू हम मान लेते हैं अलग अलग। क्या मानेंगे, वैसे कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं इसकी 6 और 2। ठीक है, तो l हमने मान लिया, लेट l इज इक्वल्स टू 6 और b इज इक्वल्स टू 2। क्यों माना, मत मानिए आप, कुछ भी और दूसरा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, लेकिन l का मान b से ज्यादा मानना है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसका मतलब 4a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी, 6 प्लस 2 कितना 8, ये आ गया। तो a निकालना है, तो ये मैं कैंसिल कर सकता हूं यहाँ से, 6 प्लस 2 मैंने किया है इसको 8, तो यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स, तो a की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4 इंटू 2 कितना 8। 4 से ये 2 बार जाएगा, सॉरी 6 प्लस 2 8, 2 इंटू 8, इस 4 से ये कैंसिल हुआ आपके 2 टाइम्स, तो a आ गया आपका 4। ठीक है, तो साइड आ गई 4, ये 6 और 2, तो अगर 4 साइड है, तो इसका
एरिया जो पी है वो क्या होगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16। और अगर इसके लिए बात करूं 6 और 2 है, तो इसका जो एरिया होगा, जिसको ये क्यू से लिखने को कह रहा है, क्योंकि वर्ग का पी और आयत का क्यू बोल रहा है आपको एरिया, तो ये क्या होगा, एल इंटू बी मतलब 6 इंटू 2 कितना, 12। तो अब आप देख लो P और Q में जो रिलेशन है वो साफ साफ दिख रहा है कि जो P की वैल्यू है वो P की वैल्यू बड़ी है किससे, Q से। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है आपका, तीसरा बिल्कुल सही। अगर और कोई वैल्यू लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आंसर आता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हम कितना, 4 और 3 लेते, तो 4 और 3 लेते तो 4 और 3 कितना हो रहा है आपके 7। फिर पॉइंट में आता है इतना ही फर्क है, आप चाहो तो यहाँ पर ले लो 10 और 8, 10 और 8 लोगे तो ये कितना होगा, 80। ये तो 80 हो गया अलग से। फिर यहाँ पर 10 और 8 आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा आपके पास, 18। फिर 2 से 4 काटोगे 2 बार, फिर इधर 2 बचेगा, 2 से 18 कटेगा 9 बार, तो ए का मान आएगा 9। 9 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, 81। और ये कितना, 80। तो अगेन वही पी की वैल्यू क्यू से ज्यादा ही है। कोई भी वैल्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने तो 6 और 2 लिए, आप चाहें वो वैल्यू ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी, जितनी बड़ी लोगे उतनी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन होगा यही कि पी का मान क्यू से बड़ा आएगा। और P क्या है, जो आपका वर्ग है उसका एरिया, और Q क्या है, जो आयत है उसका एरिया मतलब क्षेत्रफल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 आपको कह रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुना है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो वर्ग की भुजा आपको पूछिए क्या होगी। ठीक है, किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये 3 गुना है वर्ग के क्षेत्रफल के। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसका 3 गुना करें तो ये मिलता है। आयत की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, ये लीजिए लंबाई लिख दिया 20 सेंटीमीटर। और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 है, वर्ग की भुजा ए है तो इसका 3/2, तो 3a/2 ये चौड़ाई हो गई हमारी। ये बराबर किसके, 3a स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल 3 से ये 3 हो रहा है, ये हो रहा है 10 टाइम्स, ए से ये ए जा रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, इधर इधर आपके पास रह गया सिर्फ और सिर्फ 10, उधर आपके पास रह गया ए। तो जो भुजा है वर्ग की वो आ चुकी है आपकी कितनी, 10। तो वही पूछा था, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगी। चलिए बात करते हैं 35। क्या कह रहा है 35, देखो। क्वेश्चन नंबर 35 आपको कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया गया, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल जो है क्या रहे, एक समान रहे। तो 60% आपको कह रहा है बढ़ाया गया, 60%। तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था जब परसेंटेज पढ़ा था, उसमें जब कभी भी कोई एक चीज बढ़ाकर दूसरी कम करने को कहे, या एक चीज कम कर कर दूसरी बढ़ाने को कहे, तो सीधा सा तरीका क्या लगाते हैं हम, जो परसेंटेज दे रखा है उसे लिखा ऊपर, प्रतिशत निकालना है फिर से तो गुणा में 100। क्या पूछा है क्या नहीं पूछा उसे छोड़ दीजिए। आप तो ये देखिए जो 60% है ये क्या है, बढ़ाने का है या घटाने का, बढ़ाने का। तो 100 में बढ़ाकर नीचे लिख दीजिए, तो नीचे लिख दीजिए 160। यही अगर 60% घटा होता तो नीचे लिख देते हम 40। ठीक है, और कब लगाते हैं ये कॉन्सेप्ट, जब एक चीज बढ़ाकर दूसरी आपको कम करने को कहे, या फिर एक चीज कम कर कर दूसरी बढ़ाने को कहे। तो यहाँ पर आपको लंबाई बढ़ाकर चौड़ाई घटाने को कह रहा है, तो आंसर आ गया 0 से 0, ये गया 3, ये गया 8। 3/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी, 37.5। हमारी जो टेबल है परसेंटेज वाली वहां से, तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 35। 36 के बारे में बात करते हैं, देखिए। क्या कह रहा है 36 आपको, एक आयत जिसकी एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, किसी 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, 25 है या 2.5, ये 2.5 है, ध्यान दीजिएगा, 25 नहीं है, 2.5 ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये पॉइंट नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखिएगा, 2.5 है वो 25 नहीं है, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ, हिंदी में भी लिखा हुआ है साफ साफ, लेकिन वो पॉइंट थोड़ा लाइट था तो मैंने डार्क कर दिया। एक आयत जिसकी एक भुजा है
4 सेंटीमीटर जो किसी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में है। तो ये बनाया मैंने वृत्त जिसकी रेडियस हमें पता है कितनी 2.5। ठीक है, इसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये लीजिए रेक्टेंगल बना दिया इसमें, ये रेक्टेंगुलर शेप हो गई इसके अंदर, जिसकी एक भुजा है 4 सेंटीमीटर। अब वो आयत की जो भुजा है वो लंबाई है या चौड़ाई ये नहीं पता, लेकिन दोनों में से एक 4 है और इसकी रेडियस है कितनी 2.5, किसकी, इस सर्कल की। तो ये यहां से यहां तक 2.5 है, ये भी कितना आपके 2.5, तो 2.5 और ये 2.5, तो ये पूरा कितना हो गया 5। इसका मतलब इसका डायमीटर हो गया 2r जिसे हम कहते हैं, वो हो गया आपके 2.5, 2.5 कितना 5। और जैसा कि आप डायग्राम में ही देख सकते हो कि जो इसका ये डायामीटर है, ये डायामीटर इस रेक्टेंगल का क्या है, ये जैसे L हो गई, ये B हो गई, ये L हो गई, ये B हो गई। तो इसका मतलब ये जो डायामीटर है, जो ये इसका व्यास है, इस आयत का, इस रेक्टेंगुलर शेप का क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। तो विकर्ण क्या होता है, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर, ठीक है, यही होता है। और वो हमें दे रखा है कितना 5, तो ये लीजिए 5, क्वेश्चन में दिख रहा है साफ साफ। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इधर से स्क्वायर रूट हटा तो 5 का 25 बन गया। अब L और B में से एक जो है वो 4 है, अब L है या B है, तो जो मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चलिए देख लेते हैं क्या होगा। मान लेते हैं वो L होगा, वैसे तो बड़ी होगी वो होती है L, लेकिन एक बार के लिए मान लिया वो 4 और ये 25। 4 का स्क्वायर कर लो कितना 16, 25 में से 16 को लेस कर लूंगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आएगा 3 है। तो जो B है चौड़ाई है वो कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब लंबाई 4 ही रही थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, और हमें क्या पूछ रहा है इसका एरिया, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 4 इंटू 3 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 12, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बारे में। क्या कह रहा है आपको 37 नंबर, देखिए 37 नंबर के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करें। देखिए क्या कह रहा है 37 आपको, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा है 3:2 है। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये है आपका चाल से, ठीक है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार्क की परिसीमा पर साइकिल चलाता है, परिसीमा मतलब उसकी पेरीमीटर पर साइकिल चलाता है, और एक चक्कर वो 8 मिनट में पूरा कर लेता है, तो उस पार्क का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा। चलिए अभी देख लेते हैं क्या होगा। ये इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप का पार्क हो गया आपके पास, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। तो ये लंबाई है 3x, ये चौड़ाई है 2x, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है जो कि यहां से साइकिल चला रहा है इसकी परिसीमा पर इस तरह से, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आपके जितना इसका पेरीमीटर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली उसने 3x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x, 3x और 2x 5x, और ये 5 10x, इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है। ये तो हो गई उसकी डिस्टेंस, ठीक है। और ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कितने टाइम में 8 मिनट में की है। तो इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है आपकी स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम है 8 मिनट का, स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति, आपको क्या बोल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो इस घंटे को हम बदल लेते हैं किसमें, मिनट में। क्यों, क्योंकि आपका ये 8 मिनट है, तो घंटे को मिनट में बदलना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे उसका 60 से। तो ये करवा दिया यहाँ पर नीचे 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका इसकी लंबाई और चौड़ाई आनी है वो किस में आनी है, वो आपके किलोमीटर में आनी है, क्योंकि ये किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन में जाऊं तो ऑप्शन किस में है, आपके मीटर में है, मीटर स्क्वायर देख रहे हैं। तो इस 12 किलोमीटर को भी मीटर में बदल लेते हैं, तो 12 का भी हम गुणा करवा देंगे किससे, 12 का गुणा करवा दिया हमने 1000 से। तो ये हो गई डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, चाल इंटू समय, समय है 8 मिनट,
चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति घंटे को प्रति मिनट में बदला तो 60 आ गया नीचे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 12 किलोमीटर को मीटर में बदला तो 12 का 1000 से गुणा हो। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, फिर सारा अपने आप आ जाएगा। तो निकालते हैं वैल्यू। ये गया कितनी बार? 5 बार। ये गया कितनी बार? 200 बार। ये गया कितनी बार? 1 बार। तो यहां से x की वैल्यू आई है मेरे पास 8 का 2 से 16, 160, 160। तो x की वैल्यू 160 आई है, तो क्या लंबाई और चौड़ाई बताई जा सकती है? बिल्कुल बताई जा सकती है। लंबाई है क्या? 3x, तो 3 इंटू एक्स, 16 का 3 से कितना हो जाएगा? 48। ठीक है। फिर चौड़ाई बताई जा सकती है, बिल्कुल बताई जा सकती है, 2x। तो ये कितना है? 160। इसका डबल करें तो कितना? 320। तो लंबाई आ गई, चौड़ाई आ। ठीक है। अब आपको पूछा क्या? एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, जो कि हमें पता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। 0 0 डबल 0 तो आएगा ही पीछे, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, और चलो ये तो नहीं होगा, बाकी कोई सा भी हो सकता है। तो 48 और 32 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो करते हैं। 48 32, 8 का 2 से कितना? 16, 8 का 3 से 24, 4 का 2 से 8, 24 और 8 अगर मैं देखो 32 और 1 33, 4 का 3 से 12, 12 और 3 15। तो 1536, 153600 ये आंसर बन रहा है। 153600 बन रहा है, तो 153600 नहीं, 1536 1563 है। क्या हो रहा है इसमें? देखते हैं, कहीं ऑप्शन यहाँ इसमें गड़बड़ है। 8 का 2 से 16 और 1, 4 का 2 से 8, 8 का 3 से 24, 24 और 8 अगर हम करें तो ये हो गया आपके पास 32, 33। फिर ये 4 का 3 से 12 और 3 15। ठीक है, ये तो आंसर तो यही बन रहा है हमारा। कितना? 153600। चलिए 153600, तो ये 5 की जगह 00 रहा होगा यहाँ पर। ऑप्शन ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम कर लेते हैं 0। तो आंसर हो गया 153600, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38? एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, और पार्क के बीचों बीच कंक्रीट की 2 सड़कें एक दूसरे को पार करके चौराया बनाती है, और शेष जो पार्क है वो लॉन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यदि लॉन का क्षेत्रफल 2109 मीटर स्क्वायर है, तो सड़क की चौड़ाई क्या होगी, ये बताइए। चलिए, ये रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी लंबाई है 60 मीटर, चौड़ाई है आपके पास कितनी? 40 मीटर। ठीक है यहां तक। अब आपको क्या बोल रहा है कि इस पार्क के बीचों बीच कंक्रीट की 2 सड़कें एक दूसरे को पार करके चौराहे बनाती है, इस तरीके से। ये पहली रोड है और ये सेकंड वाली रोड, ये एक दूसरे को पार करके चौराहा बना रही है। ये रहा वो चौराहा। ठीक है। शेष पार्क को लॉन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यदि लॉन का क्षेत्रफल है 2109, तो सड़क की चौड़ाई क्या होगी वो हमें बतानी। चलिए बता देते हैं सड़क की चौड़ाई के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से होगा आंसर। चलिए देखिए, बात करते हैं इसके बारे में। तो ये हम मान लेते हैं कितना है, x, या a मान लीजिए। चलिए, तो ये भी कितना हो गया आपके पास, a, ये भी कितना, a, और ये भी कितना है, a। ठीक है। यहाँ तक ये एक चौराहा बन रहा है जो कि एक तरह का आपका क्या है, स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि सभी की सभी भुजाएं क्या है इसकी, बराबर, जो कि क्या है, a है। ठीक है। चलिए, हमें कह रहा है कि इस लॉन का क्षेत्रफल जो है 2109 है। कौन सा? ये जो दिखाई दे रहा है, ये और ये, इसका एरिया हमें दे रखा है जो कि कितना है, 2109। तो ये कब आएगा? इस पूरे में से ये जो रोड है कंक्रीट की, इसका एरिया घटा दें तो बचा हुआ यही होगा चारों। मतलब ये जो लॉन बन रहा है, जो पार्क बन रहा है, उसका वही जो कि दे रखा है 2109। ठीक है।
तो इस पूरे में से ये जो कंक्रीट वाली रोड है इसका माइनस कर देते हैं हम एरिया। तो पूरे का एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, 60 इंटू 40। इसमें से माइनस करते हैं हम किसका, ये जो कंक्रीट वाली रोड है उसका। तो कंक्रीट वाली रोड को अगर मैं देखूं तो पहले तो इसकी शेप ये है, तो ये एक तरह का क्या हो गया, रेक्टेंगल, जिसकी लंबाई कितनी है 60 और चौड़ाई क्या है e। तो इसका मतलब इसका कितना हो गया एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर मैं बात करूं, ये भी कंक्रीट की एक रोड है, तो इस वाली शेप को ही देखूं तो ये भी एक तरह का रेक्टेंगल है, जिसकी लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है a। तो 40 इंटू ए, ठीक है, प्लस कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं जब आपने इसको लिया तो ये जो बीच में चौराहा बन रहा है ये आया, और जब आपने इसको लिया तब भी ये जो चौराहा बन रहा है ये आया। तो इसका मतलब ये दो बार एरिया आ रहा है, तो एक बार इस एरिया को माइनस कर देते हैं, तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर एक वर्ग बन रहा है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है तो इसको इसमें से माइनस कर दो। तो इसका मतलब इस पूरे में से जब इसको हम माइनस करेंगे तो इन चारों का जो है एरिया आएगा, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है कितना है 2109। ठीक है, तो इस पूरे में से इस रोड वाला जो एरिया है वो माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं बस। ये हो गया 6 का 4 से कितना 2400 माइनस, अच्छा ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2109 के। माइनस अंदर जाएगा तो 60 है 40 है 100 है, माइनस का हो गया, और ये माइनस माइनस ये प्लस का हो गया, उधर पड़ा है 2109। तो ये द्विघात समीकरण बन रही है आपके सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो लिख सकता हूं ऐसे a स्क्वायर माइनस 100 है, कुछ नहीं किया बस आगे पीछे ही लिखा है। ये 2400 है वो 2109 है, तो 2109 इधर आएगा, 2400 में से कम होगा, कम होगा तो कितना बचेगा देख लेते हैं। तो 109 है, ठीक है 109, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 109 है, तो हम कर लें इसमें 91, 91 करें तो 200 हो गया, तो ये बच जाएगा 200, और ये 2400 है, तो इसका मतलब 291। ठीक है, 2109, 109 और ये 300, सॉरी 200 और ये 400, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण है आपके सामने, आपको वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालनी है कि प्लस माइनस करने पर तो 100 आए माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या कह रहा है कि कितना मिले, मल्टीप्लाई करने पर आपको मिले कितना 291। ठीक है, तो ऐसे आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे इसके, तो तभी आपको एक ही वैल्यू निकलेगी। अब एक ही वैल्यू इसमें एक प्लस की निकलेगी और एक निकलेगी कौन सी आपकी माइनस की, तो माइनस वाला तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि माइनस वाला आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी भी रोड की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो माइनस में तो नहीं होगी, प्लस में ही होगी। ठीक है, तो करते हैं इसके फैक्टर्स इस तरीके से, तो हम देख सकते हैं इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमें प्लस वाला जो फैक्टर मिलेगा वो प्लस वाला फैक्टर होगा आपका कौन सा 3। तो इसका मतलब ऑप्शन पहला हम कह सकते हैं सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा, ए की वैल्यू जो प्लस में आएगी वो हो जाएगी आपकी क्या 3। और अगर यहाँ रखकर चेक करना चाहते हैं तो भी कर लीजिए, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, बराबर में 0 कह रहा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे, देखो दो तरीके हैं, या तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है, और या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, आपको ए की ही वैल्यू निकालनी है, 4 ऑप्शन है आपके पास, इस इक्वेशन में रख लो, जहां पर बराबर में 0 आए वही हमारा आंसर होगा। तो मैंने पहला ही ऑप्शन उठा लिया 3, रखा यहाँ पर 3 का स्क्वायर करूं, तो 3 का स्क्वायर करूंगा कितना हो गया ये 9, माइनस 100 का 3 से गुणा करूं 300, प्लस 291, बराबर में 0 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है। तो 9 माइनस 300, तो माइनस का 291, और ये प्लस का 291, तो बिल्कुल बराबर में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन वाले तरीके से भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसके फैक्टर्स करके भी कर सकते हो, तो फैक्टर्स करोगे टाइम लगेगा, ऑप्शन वाला तरीका सही है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, या लिखा रहने दीजिए, ऑप्शन से ही किया है तो फिर ठीक है। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा आंसर आ गया आपके पास कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। पहले से मैच नहीं करता तो दूसरा करते, ज्यादा टाइम लगता नहीं ऑप्शन से करने में। बात करते हैं 39 के बारे में। 39 क्या कह रहा है देखिए, एक आयताकार भूखंड की आसन भुजाओं में से, आसन भुजाएं मतलब
जो दोनों एक दूसरे से इस तरीके से, ये जो है ना, ये और ये दोनों आसन भुजाएं होगी, ठीक है। One of the side of a rectangle is 7 meter while length of a diagonal is 25 meter. What is the area of the rectangle? ठीक है, एक आयताकार भूखंड की आसन भुजाओं में से एक भुजा आपको 7 मीटर दे रखी है, दोनों में से कोई एक 7 है और इसका विकर्ण कितना है 25 मीटर। ये है आपके पास 25, कोई एक 7 है, लंबाई या चौड़ाई ये हमें पता नहीं, लेकिन एक 7 है। चलिए कौन सी है नहीं पता, किसी एक को भी 7 ले लिया, मैंने ले लिया इसको 7, तो फिर ये भी 7 ही होगी। ये क्या है पता नहीं, जरूरी है क्या 7 चौड़ाई है, नहीं लंबाई भी हो सकती है, ठीक है, हमने तो सिर्फ लिया है इसको अभी के लिए। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल एरिया तो क्या होता है, L इंटू बी होता है, ठीक है। तो आपको एक भुजा दे रखी है 7 मीटर, विकर्ण दे रखा है, तो दूसरी भुजा निकालते हैं पहले। तो कैसे निकलेगी हमें पता है, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो आपका डायगोनल होता है। तो इधर से स्क्वायर रूट हटेगा, उधर स्क्वायर होगा, तो 25 का स्क्वायर 625, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 49, तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 में से 49 हम लेस कर लेंगे, तो कर लो। तो ये हो जाएगा कितना, 25 चला गया, फिर 24 और कम करना है, तो 600 में से 24 हम कम कर लें तो कितना हो जाएगा 576, 576। इसका स्क्वायर रूट ले लूं, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो ये होगा 24, तो इसका मतलब सही किया हमने जो चौड़ाई को साथ लिया। अगर लंबाई को लेते तो फिर ये चॉइस आता, तो फिर इसको हम लंबाई बोलते और उसको चौड़ाई बोलते, क्योंकि लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है। ये आ गया आपके पास चौड़ाई, ये आ गया आपके पास लंबाई, तो आपको क्या निकालना, क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कर लो 24 इंटू कितना 7, 7 का 4 से 28, 7 का 2 से 14 और 2 कितना 16, तो 168 आपका आंसर सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 40 के बारे में। क्या कह रहा है 40 आपको, आपको कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयताकार आकृति का क्षेत्रफल, 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयताकार आकृति का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। जैसा कि आपको पता है वृत्त की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, वो होती है क्या 2 पाई आर, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर की वैल्यू मिल जाए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको रिलेशन क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयताकार आकृति का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप हमें पता है L इंटू बी, तो L तो मुझे दे रखा है कितना 10, बी हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका एरिया क्या होगा L इंटू बी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई तो 10 है और बी नहीं पता है, तो ये लीजिए 10b, ये बराबर है किसके, ये बराबर है आपके वृत्त के क्षेत्रफल के एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपको पता है पाई आर स्क्वायर, ये लीजिए पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 10b, पाई की वैल्यू हम सबको पता है 22/7 और ये आर स्क्वायर। अब यहां आकर तो हम फंस गए एक तरह से, क्यों, क्योंकि इक्वेशन आपकी एक ही है और वेरिएबल कितने हैं आर और बी, चर कितने हैं आर और बी, मतलब कितने हो गए, 2 चर हो गए। तो एक इक्वेशन में 2 चर 2 वेरिएबल हम निकाल सकते हैं क्या, नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि रेडियस हमें निकालनी है ना, रेडियस हमें निकालनी है, रेडियस अज्यूम थोड़ी कर सकते हैं, मान थोड़ी ना सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि आपको सरकमफ्रेंस मतलब परिधि बतानी है, और परिधि हमें पता है क्या होती है 2 पाई आर होती है, तो 2 तो 2 रहेगा, पाई 22/7 हो जाएगा, आर का मान तो निकालना है, तो आर का मान निकाले कहां से, हमें बी ही नहीं पता है, और बी को अगर कुछ भी अज्यूम कर कर आर का मान निकाल लें तो फिर करेक्ट आंसर थोड़ी आएगा सरकमफ्रेंस का, वो तो अज्यूम किया हुआ आएगा, अज्यूम कर नहीं सकते, मान नहीं सकते, इसीलिए आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की। क्या कह रहा है 41, देखिए, एक गाय को एक खेत के मध्य में स्थित एक खूंटे से 14 फीट रस्सी से बांधा जाता है, ठीक है, ये आपका 41 नंबर है कि एक गाय को एक खेत के मध्य में स्थित एक खूंटे से 14 फीट रस्सी से बांधा जाता है, यदि गाय प्रतिदिन 100 वर्ग फीट में चर सकती है तो पूरे मैदान में पास करने में गाय को लगभग कितना समय लगेगा। चलिए, एक गाय को एक खेत के मध्य में स्थित एक खूंटी से 14 फीट रस्सी से बांधा गया है,
तो इसका मतलब ये खूंटी है जिससे बांधा गया है, जैसे कि ये खूंटी है, इस खूंटी से बांधा गया है और 14 फीट लंबी रस्सी से बांधा गया है, तो इसका मतलब वो गाय कितना घूमेगी, 14 फीट की लंबी रस्सी जो है उस लंबाई से उस खूंटी के चारों ओर घूमती रहेगी। इसका मतलब एक वृत्त, एक सर्कल जो है उस पाथ पर वहां घूमती रहेगी। तो वहां घूमती रहेगी तो हम देख सकते हैं कि जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो गया, जो इस रस्सी की लंबाई है, ये कैंसिल हो गया 2, तो 14 का 2 से कितना 28, तो 22 का 28 से गुणा कर लू, ये आ रहा है 616। 616 क्या आएगा, फिट में है, तो ये फिट मतलब वर्ग फिट, इंग्लिश में कहें तो फिट स्क्वायर कह सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये इतना एरिया। अब आपको कह रहा है तो पूरे मैदान में पास करने में गाय को लगभग कितना समय लग जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 616 वर्ग फीट जो है उस एरिया में वो घूमती है, और गाय प्रतिदिन 100 वर्ग फीट जो है उस एरिया में चर सकती है। तो 616 वर्ग फीट है, तो पूरे मैदान के लिए अगर बात करें तो लगभग कितने दिन लगेंगे, तो लगभग हम बात कर सकते हैं यहाँ पर आपको टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा कितने दिन का, वो समय हम देख सकते हैं यहाँ पर दिन हो जाएंगे आपके कितने, 6 डेज। मतलब ऑप्शन कौन सा कह सकते हैं हम, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 42 के बारे में। 42 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 42 आपको कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 10 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 13 सेंटीमीटर कर दिया गया, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी वृत्त के लिए अगर मैं क्षेत्रफल एरिया के बारे में बात करूं, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई तो क्या है 22/7, तो एक तरह से 22/7 है, ये तो कांस्टेंट है, अचर है, कभी भी बदलता नहीं है। परसेंटेज चेंजेस हमेशा वेरिएबल्स में, मतलब चर में होते हैं, और यहाँ वेरिएबल क्या है आपका आर है। तो इसका मतलब आपको कह रहा है कि पहले क्या था, इसका क्षेत्रफल, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी, तो 10 सेंटीमीटर थी तो इसका क्षेत्रफल क्या था, आर स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर, एक तरह से कितना था 100। फिर त्रिज्या कितनी होगी 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। तो पहले 100 इकाई था, अब 169 यूनिट हो चुका है, तो पहले से कितना यूनिट बढ़ गया, 69 यूनिट बढ़ गया। किस पर बढ़ा, 100 पर। परसेंटेज चेंज देखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आएगा 69%, जो कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगर किन्हीं लोगों के मन में ये विचार आ रहा हो कि ये पाई कहाँ गया, तो पाई हम कांस्टेंट है इसलिए नहीं ले रहे हैं, जो परसेंटेज चेंज है वो केवल रेडियस में है। तो एरिया जो है रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169, इंक्रीज हो रहा है 69, 100 पर हो रहा है, तो परसेंटेज में इंक्रीज कितना हो गया 69%। चलिए बात करते हैं 43 की। क्या कह रहा है 43, देखिए 43 आपको क्या कह रहा है, एक पहिया 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, तो उस पहिए की त्रिज्या क्या होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी सर्क्यूलर चीज है, कोई भी आपके वृत्ताकार चीज है, कोई भी सर्कुलर आपके, कोई भी पहिया है, या कोई भी जैसे आपको किसी खिलौने का पहिया बोल दे, गाड़ी का पहिया, कुछ भी बोल दे, तो आप उसको अगर अज्यूम करेंगे और अगर आप उसको देखेंगे तो वो आपको एक वृत्त, एक सर्कल ही दिखाई देगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी पहिए के द्वारा, व्हील के द्वारा एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, कितनी दूरी तय की जाती है, वो दूरी होती है किसके बराबर, उसकी परिधि, उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, जैसे कि इस पहिए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कब पता चलेगा, जब इस पहिए का ये वाला बिंदु है पूरा घूमकर वापस फर्श पर यहाँ टच करेगा, तब पता चलेगा। तो ये पूरा कितना घुमा, ये घुमा जितनी इसकी ये सरकमफ्रेंस है, जितनी ये इसकी परिधि है उतना। तो इसका मतलब हम एक नोट लिख सकते हैं कि किसी भी पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होती है किसके, उसकी परिधि के, सरकमफ्रेंस।
ठीक है, तो किसी भी व्हील के द्वारा एक राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल। परिधि मतलब सरकम। चलिए देखते हैं। तो ये हो गई इसकी रेडियस, फॉर एग्जांपल क्या, आर। तो इसका मतलब ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ये करेगा 2 पाई आर अपनी सरकमफ्रेंस परिधि के बराबर। आपको कह रहा है एक पहिया 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उस पहिए की त्रिज्या क्या है। तो देखिए हमें पता है एक चक्कर में दूरी कितनी तय की जाती है, 2 पाई आर। कितने चक्कर लग रहे हैं, 100 चक्कर लग रहे हैं। तो 100 चक्कर लग रहे हैं, इसका मतलब एक चक्कर में दूरी हो रही है 2 पाई आर। आर हमें नहीं पता है, वही हमें निकालनी है। एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, चक्कर लग रहे हैं 100, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, एक चक्कर में इतनी है तो 100 चक्कर में कितनी होगी, 100 से गुणा कर लो। और वो होगी किसके बराबर, जो दे रखा है 22 किलोमीटर उसके बराबर। आप देख सकते हैं जो पहिए की त्रिज्या है वो मीटर में है, और जो डिस्टेंस है वो 22 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो 1000 से हम कर लेते हैं गुणा। ठीक है, तो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक चक्कर में डिस्टेंस ट्रेवल होती है, दूरी तय होती है परिधि 2 पाई आर के बराबर। ऐसे 100 चक्कर लग रहे हैं तो कितनी दूरी हो गई, एक की 2 पाई आर, तो 100 की कितनी, 100 इंटू 2 पाई आर। और वो बराबर दे रखी है 22 किलोमीटर के। तो 22 किलोमीटर को मीटर में इसलिए बदला क्योंकि इन सब में आर ही वेरिएबल बचा है, और वो ऑप्शन में मीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में बदल। आर का मान निकालना है, निकाल लेते हैं। कैंसिल होने के लिए 22 से 22 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के लिए मैं देख सकता हूं डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के लिए मैं देख सकता हूं 2 से ये 5 कैंसिल हो गया। मुझे क्या निकालना है, आर। तो 7 का 5 से गुणा कर लेते हैं, कितना, 35 मीटर होगा हमारा आंसर, जो कि मैं देख सकता हूं चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। क्या कह रहा है 44, देखिए 44 जो है क्वेश्चन आपको कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं में 3 और 1 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कॉमन सा क्वेश्चन है बहुत। दो वृत्त है, ये जैसे कि पहला है, ठीक है, पहला बड़ा है क्योंकि उसकी त्रिज्या का अनुपात ज्यादा है, ये लीजिए फर्स्ट, और ये मान लिया सेकंड। तो ये है इसकी रेडियस R1, ये है इसकी रेडियस R2। तो R1 और R2 का रेशियो में गिवन है, R1 अपॉन R2 दे रखा हमें कितना, 3:1, मतलब 3/1। आपको कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरिया। तो किसी भी वृत्त के लिए, किसी भी सर्कल के लिए जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब R1 रेडियस का एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। इसका क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। बस इनका रेशियो लेना है, ले लेते हैं। तो पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। तो पाई से तो पाई चला गया, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो R1 कितना है, 3 है, R2 कितना, 1 है। तो 3 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1। 9/1 लिखूं या 9:1 लिखूं, एक ही बात है। तो 9:1 हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 44। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 के बारे में। और ये जो क्वेश्चन नंबर 45 है, ये हमारे पार्ट नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है। मतलब इस चैप्टर का लास्ट नहीं है, जो ये पार्ट सेकंड है इसका लास्ट है। पार्ट 3 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45, देखिए एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 3850 वर्ग मीटर है। तो इस जॉगिंग ट्रैक की परिधि क्या होगी, बहुत ही आसान है। यह है जॉगिंग ट्रैक हमारे पास, इसका एरिया है हमारे पास 3850, 3850। इसकी रेडियस मान ली क्या है, ये आर है। एरिया क्या होता है, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर यही होता है, जो कि गिवन है किसके बराबर, 3850 के बराबर। पूछ क्या रहा है आपको, इसकी परिधि पूछ रहा है। परिधि मतलब इसकी सरकमफ्रेंस। तो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, तो सरकमफ्रेंस परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पता है, पाई पता है, आर हमें निकालना है, तो आर यहां से निकल जाएगा। निकाल लेते हैं, जो जो कैंसिल हो रहा है उससे।
11 से कैंसिल कर लूं इसको, ठीक है, 11 से कैंसिल कर लिया मैंने, कितनी बार चला गया, ये 2 बार चला। 11 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, अगर कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 11 से मैं देखूं तो 11 से ये चला गया आपके कितना, सबसे पहले 3 बार, फिर 5 बचा तो ये 5 बार, और ये 0 यूं का यूं चला गया। 2 से इसको कर लेते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो गया 1, फिर कितना 15, तो ये हो गया 7 14, और ये कितना 5, 175। अब कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 175 का 7 से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 175 का 175 का 7 से मल्टीप्लीकेशन, और फिर उसका हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो देखते हैं कितना होता है, इधर कर लेते हैं इसको। 7 का 5 से 35, 7 का 7 से कितना 49, और 3 है तो कितना हो गया 49, और ये 52, 7 और फिर 5 कर लूं तो 7 और 5 कितना 13, तो आर स्क्वायर बराबर 1325 है, तो आर आ जाएगा 25 का तो 5, 13 आपका कब आएगा, 13 का अगर हम देखें आर की वैल्यू के लिए तो स्क्वायर रूट करना है 13, ये हो जाएगा आपका 13 के लिए 5 4 और 3 करते हैं तो 12, 3 और 4 ये 12 होगा, या तो 7 का 5 से 35, 7 का ये 7 से 49 हुआ, और 49 के बाद में 42 सॉरी 50 होगा, ठीक है। 7 का 5 से 35, ठीक है, फिर 3 49, और 3 कितना 52, 52 फिर ये 5, तो 5 करेंगे तो ये 12 होगा, गलती से 13 लिख दिया था तभी स्क्वायर रूट नहीं बन रहा था। 25 का 5 12, 3 और 4 के गुणा से आता है तो ये 3, तो कुल मिलाकर ये जो रेडियस है वो 35 आ चुका, रेडियस आ गई 35, फिर तो जो आपको पूछा है वो आंसर ही आ गया। पूछा गया आपको सरकमफ्रेंस पूछा है, आपको परिधि पूछी है, तो परिधि का मान आपको पता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई मतलब 22/7, और आर हमने निकाल लिया 35, ठीक है, आंसर भी आ गया। 7 से 35 गया 5 बार, 5 का 2 से गुणा 10, 10 का 22 से 220, हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन कौन सा है, तीसरा बिल्कुल सही। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45, जो कि हमारे पार्ट नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की पार्ट नंबर थर्ड में, और पार्ट नंबर थर्ड में इस चैप्टर को हम मेंसुरेशन 2D 2 निर्देशांकीय जो है उसे हम कंप्लीट करेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन 3D 3 निर्देशांकीय उसका। थैंक यू सो मच। Please like, share, subscribe Digital Taiyari.